बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की इस खबर से, जहां पर छात्रों ने जिस तरह से अपनी बातों को सामने रखने का जरिया इख्तियार किया है, वो प्रदर्शित करता है कि छात्र सरकार की और उसके साथ साथ विश्वविद्यालय प्रशासन की दमनकारी नीति के सामने झुकने को बिल्कुल तैयार नहीं है। 21 तारीख से बीएचयू के छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। हालात इतने गंभीर हुए कि बीती रात छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया, और वो तब जब छात्राएं कोशिश कर रही थी कि वाइस चांसलर तक पहुंचने और किसी तरह से अपने दुख दर्द को उनके सामने रखें। पुलिस को जिस तरह से तैनात किया गया, जिस तरह से यूनिवर्सिटी प्रशासन इस पूरे मामले को अभी तक हैंडल किया है, कई सवाल खड़े होते हैं, और यही सवाल लेकर आज हम आपके सामने हैं। छावनी में तब्दील हुआ बीएचयू, चप्पे चप्पे पर तैनात की गई पुलिस। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का ये वो कैंपस है जहां छात्रों की चहल पहल रहा करती थी, लेकिन छात्राओं के प्रदर्शन के दौरान हुए हंगामे के बाद कैंपस की तस्वीर बदली नजर आ रही है। हर तरफ कुछ नजर आ रहा है, तो वो है पुलिस का पहरा। बीएचयू में छेड़खानी को लेकर प्रदर्शन और हंगामे के बाद दूसरे दिन भी बीएचयू पूरी तरह से छावनी में तैनात है। आप देख सकते हैं महिलाओं की फोर्स को यहाँ पर लगातार तैनात रखा गया है। महिला महाविद्यालय के हॉस्टल के बाहर की छात्राएं अगर किसी तरह का प्रदर्शन करती हैं तो उन्हें तुरंत रोका जाए। इसके अलावा पूरे बीएचयू में जगह जगह पुलिस बल को तैनात किया गया है। इस बीच छात्राओं पर लाठीचार्ज का मामला गरमाता जा रहा है। छात्राओं ने यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। न्यूज नेशन की टीम ने भी कैंपस की छात्राओं से बात की, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। हम लोग असुरक्षित महसूस करते हैं और हम लोगों का सिंपल डिमांड था कि एक सिक्योरिटी, वो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे देनी चाहिए। और उसके बाद हम लोगों को वीसी को बस मांग रहे थे, बस हम लोगों को आए एक बार वो एड्रेस कर दे। जो भी बवाल हुआ ऐसा कुछ भी नहीं होना था अगर वीसी सर आ गए होते तो। और हम लोग अनसेफ फील करते हैं, बाहर निकलने में अनसेफ फील करते हैं। लाठीचार्ज करना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि हमारी डिमांड जो थी वो रियल थी। होना चाहिए ऐसा हर कैंपस में। कैंपस से पूरी लाइटिंग होनी चाहिए, सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए। झूठ बोल रहे हैं मीडिया के सामने आके, वीसी झूठ बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि लाठीचार्ज हुआ ही नहीं है, जबकि एक्चुअली में लाठीचार्ज हुआ, पूरा प्रूफ है। हमारी जेन्युइन डिमांड थी और हम बहुत शांतिपूर्वक कर रहे थे। इस बीच बीएचयू में लाठीचार्ज के मामले में एडिशनल सिटी मजिस्ट्रेट प्रथम को हटा दिया गया है। इसके अलावा लंका थाने के थाना अध्यक्ष को लाइन हाजिर किया गया है। वहीं भेलूपुर के सीईओ को भी हटाया जा चुका है। इसके अलावा 1000 अज्ञात स्टूडेंट के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। यूनिवर्सिटी प्रशासन मामला शांत होने का दावा जरूर कर रहा है, लेकिन हकीकत में ऐसा नजर नहीं आता। लाठीचार्ज एकदम गलत है रात में, और वो भी बगैर किसी महिला पुलिसकर्मी के हैं। दरअसल पूरा बवाल छात्राओं पर लाठीचार्ज को लेकर हुआ। 21 सितंबर को बीएचयू हॉस्टल में छेड़खानी की घटना हुई। 22 सितंबर से छात्राएं धरने पर बैठी थी। 23 सितंबर की रात धरना स्थल पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। उसके बाद छात्रों ने पथराव और आगजनी की। पुलिस की हवाई फायरिंग और लाठीचार्ज के बाद हंगामा शांत हुआ। इसके बाद शांति मार्च निकाल रही छात्राओं पर प्रोक्टोरियल बोर्ड के सुरक्षा कर्मियों ने लाठीचार्ज कर दिया। फिलहाल तथ्यों की छानबीन की जा रही है, सिक्योरिटी प्लान को रिविजिट किया जा रहा है, और अपने सीसीटीवी कैमरा जो हमारे यहाँ पहले से ही लगाए जा रहे थे उनमें और थोड़ी तेजी लाई जाएगी। जहाँ कहीं स्ट्रीट लाइट में कमी ध्यान में आएगी और जहां बताई जाएगी वहां पर भी उसकी व्यवस्था ठीक की जाएगी। इस बीच तनाव को देखते हुए बीएचयू में 2 अक्टूबर तक की छुट्टी कर दी गई है। साथ ही शहर के बाकी स्कूलों कॉलेजों को भी एहतियातन बंद कर दिया गया है। हालांकि पूरे मामले में प्रशासन का जो रवैया रहा है उससे छात्र बेहद नाराज हैं। सुशांत मुखर्जी, न्यूज नेशन, वाराणसी। ऐसा प्रतीत होता है मानो देश के तमाम विश्वविद्यालय में न जाने क्या हो गया है। या तो अचानक से छात्र बवाली हो गए हैं, या प्रशासन और उसके साथ साथ विश्वविद्यालय एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाहियां अब सामने दिखने लगी हैं, और विश्वविद्यालय प्रशासन इसे मानने को तैयार नहीं है। आप जरा सोचिए, छात्राएं प्रदर्शन कर रही हैं और उनके ऊपर लाठीचार्ज वाइस चांसलर करवाएं। इससे ज्यादा और घटिया क्या हो सकता है हमारे देश में? यही होने लगा है जहां शिक्षा के मंदिरों में आवाज को बस यूं दबाकर घोंट दिया जा रहा है। बीएचयू में जो कुछ हुआ उस पर राजनीति जबरदस्त हो रही है। प्रधानमंत्री से लेकर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात कर रहे हैं। क्या इस बातचीत से मसला सुलझ जाएगा? क्या तमाम विश्वविद्यालय कैंपस में सुरक्षा बढ़ जाएगी? आखिरकार ठोस कदम कब तक नहीं उठेंगे, तब तक यही सब कुछ होता रहेगा। बीएचयू को लेकर दिल्ली में विरोध प्रदर्शन, छात्राओं पर लाठीचार्ज के मुद्दे पर मुंबई में हंगामा।
लखनऊ में भी यूथ कांग्रेस ने किया विरोध। बीएचयू में छात्राओं के ऊपर हुए लाठीचार्ज के मुद्दे को सियासी दलों ने किस तरह लपकने की कोशिश की है, ये तस्वीरें इसी की तस्दीक करती हैं। कांग्रेस हो या फिर समाजवादी पार्टी, सभी ने मिलकर योगी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बीएचयू पहुंचे और कैंपस में दाखिल होने की कोशिश करने लगे तो पुलिस वालों ने उन्हें रोक दिया। जवाब देना होगा बीएचयू के कुलपति को, जवाब देना होगा यहाँ के प्रशासन को, जवाब देना होगा योगी जी की सरकार को कि क्यों रात को छोटी छोटी लड़कियों पे अत्याचार किया गया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 8 लोगों को डेलीगेट करके भेजा है केवल जानने के लिए कि आखिर बेटियों को क्यों लाठी मारी गई, क्या कारण था। तो दूसरी तरफ कांग्रेस के नेताओं ने भी इस मामले को लेकर हमला बोला है। छात्राओं पर जो जुल्म है वो इस सरकार का डीएनए बन गया और इसके खिलाफ जो आवाज और आंदोलन पूरे देश में उठ रहा है, सरकार को उससे चौकन्ना रहना चाहिए। बवाल कितना बड़ा है इसका एहसास बीजेपी को भी है, इसलिए पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात की और जांच का जिम्मा चीफ सेक्रेटरी को सौंपा गया है। जो भी छेड़छाड़ में जो दोषी हैं उनको चिन्हित किया जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पूरा परिसर सुरक्षित रहे इसके लिए प्रशासन ने पूरे परिसर में सीसीटीवी लगाने का भी निर्णय किया गया है और छात्र वहां अच्छे से पढ़ें, क्योंकि बीएचयू एक बहुत पवित्र शिक्षण संस्थान है। तो कांग्रेस और वामपंथी अपने इस घिनौने कृत्य से उस पूरे परिसर को दूषित करने की कोशिश ना करें। बीएचयू का बवाल जल्द थमेगा, इस बात के आसार नजर नहीं आ रहे, क्योंकि बीएचयू में अब नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हर कोई इस विवाद में अपना नफा नुकसान देख रहा है, क्योंकि रोहित वेमुला से लेकर जेएनयू के मुद्दे पर किस तरह सियासत हुई है ये हर कोई जानता है। और अब छात्र राजनीति के बूते दिल्ली और लखनऊ की सत्ता को चैलेंज किया जा रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। राहुल गांधी गुजरात की यात्रा पर हैं और अपने मिशन गुजरात के दौरान अगर वो भगवान को याद कर रहे हैं तो उसके साथ साथ किसान को भी, यानी कि हर वो मौका जिसके जरिए बीजेपी की सरकार पर निशाना साधा जा सकता है उसका भरपूर इस्तेमाल करने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं और करना भी चाहिए। विपक्ष के नेता से और उम्मीद क्या की जा सकती है। लेकिन ये बात जरूर है कि राहुल गांधी के आजकल के बदले तेवर को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को उनकी ये सरगर्मी जरा हजम नहीं हो पा रही है। कभी मंदिर गए, कभी बैलगाड़ी पर बैठे और फिर बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। हर नेता कहता है कि किसान ने अपना खून पसीना दिया, मगर जब किसान की मदद करने की बात आती है तो फिर सब शांत हो जाते हैं, एक शब्द नहीं निकलता है। अमेरिका में राहुल ने जो आक्रामक अंदाज दिखाया वो गुजरात में भी जारी है। गुजरात में चुनाव की तैयारियां तेज हैं। तारीखों के ऐलान से पहले ही किलेबंदी शुरू हो चुकी है, तो राहुल ने भी मोर्चा संभाल लिया है। वाघेला की बगावत के बाद कांग्रेस में नेतृत्व का संकट है, तो राहुल अपने सियासी वार से उस कमी को पाट देना चाहते हैं। पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी की सरकार ने 1 लाख युवाओं को रोजगार दिलवाया। अब देखिए, हर रोज 30,000 युवा, नए युवा रोजगार ढूंढने के लिए निकलते हैं। हिंदुस्तान की सरकार उसमें से सिर्फ 400 लोगों को रोजगार देती है। किसान और युवाओं को रोजगार, इन दो सियासी तीरों से राहुल बीजेपी को घायल करने में जुटे हैं। हालांकि गुजरात के मुख्यमंत्री को एक बार फिर बीजेपी की जीत का भरोसा है। कोई इसका मतलब नहीं है और जो बातें कर रहे हैं, युवाओं को रोजगार देने में गुजरात नंबर 1 है। पिछले 14 साल से 10 साल यूपीए का और 3-4 साल हमारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो रिपोर्ट है
कि जितनी रोजगारी क्रिएट पूरे देश में होती है उसमें हाईएस्ट रोजगारी गुजरात क्रिएट करती है। राहुल गांधी का 3 दिन का गुजरात दौरा कई मायनों में खास है। बताया जा रहा है कि द्वारका से दौरे की शुरुआत के भी सियासी मायने कम नहीं। शायद कांग्रेस अपनी छवि को अब एक खास बक्से से बाहर निकालने में जुट गई है। जानकारों की माने तो कांग्रेस को इस बार चुनाव में हार्दिक पटेल का भी साथ मिल सकता है और शायद इसीलिए राहुल ने अपने दौरे के लिए सौराष्ट्र को चुना है, जो पटेलों का गढ़ भी माना जाता है। अहमदाबाद से पूर्व पटेल के साथ टीम न्यूज़ नेशन। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी आज दिल्ली में समाप्त हुई और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नई चुनौती सबके सामने रखी। उन्होंने कहा कि उनका ऐसा कोई पारिवारिक व्यक्ति नहीं है जिसके लिए भ्रष्टाचार को उन्हें बढ़ावा देने का कोई मौका या अवसर भी लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा ही कोई बाध्यता उनके ऊपर है ही नहीं। इसके साथ साथ अमित शाह ने सीधे तौर पर चुनौती दी कि अगर किसी में दम है तो भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते इस रथ को रोक कर दिखा दे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 2019 में एक बार फिर सत्तारूढ़ जरूर होगी। 2019 की चुनौती बड़ी है, लिहाजा बीजेपी की रणनीति भी बड़ी है। इस बात की झलक दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दौरान नजर आई। मीटिंग में 2000 से ज्यादा पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मिशन 2019 का टारगेट दिया गया। पीएम मोदी ने भी साफ कर दिया कि भ्रष्टाचार पर उनकी नीति जीरो टॉलरेंस वाली है। भ्रष्टाचार के संबंध में उन्होंने कहा कि माय बैटल अगेंस्ट करप्शन इज अनकॉम्प्रोमाइजिंग, और कोई भी इसमें पकड़ा जाएगा वो इसमें बचेगा नहीं। और इसको एम्फसाइज करते हुए उन्होंने एक वाक्य इस्तेमाल किया, आई हैव नो रिलेटिव्स। इससे पहले कार्यकारिणी की बैठक को अमित शाह ने भी संबोधित किया। अमित शाह ने दावा किया कि बीजेपी 2019 का चुनाव प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी। राहुल गांधी पर भी वंशवाद के मुद्दे पर हमला बोला। वहीं केरल और पश्चिम बंगाल में हुई राजनीतिक हिंसा की इसमें निंदा की गई। अमित शाह पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ 3 से 17 अक्टूबर तक केरल में पदयात्रा करेंगे। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी और भाजपा की गुजरात की सरकार श्री विजय भाई रूपानी की सरकार को समर्थन देगी और ऐतिहासिक विजय हिमाचल प्रदेश और गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की होने जा रही है। उसके लिए हम सब संकल्पित है। मुझे लगता है हमसे ज्यादा वहाँ की जनता संकल्पित है कि भाजपा की सरकार को जिताने के। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी रणनीति बनाई गई। साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं को ये निर्देश दिया गया कि वो केंद्र सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाएं, ताकि उसका प्रचार प्रसार ठीक से हो सके। बीजेपी मिशन 2019 की तैयारियों में जुट गई है, लेकिन उससे पहले जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं उसके लिए राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में विस्तृत प्लान तैयार किया गया। पार्टी एक बार फिर गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट के नाम पर चुनावी मैदान में उतरेगी। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष चंद्र के साथ रविकांत राय, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। रवि, एक बड़ी खबर आ रही है जिसका हमने आपको अभी कुछ देर पहले उसके बारे में बताया था। भारतीय सेना अध्यक्ष ने एक बार फिर पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि अगर सीमा पार आतंकी कैंप इसी तरह से चलते रहे जैसे आज चल रहे हैं और आतंकवाद में लगातार बढ़ोतरी होती रही जम्मू कश्मीर में या फिर हिंदुस्तान के अन्य हिस्सों में, तो भारत एक बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक करने से पीछे नहीं हटेगा और इस बार भारत सरकार कहीं कोई कसर नहीं छोड़ेगी। These things will keep happening. So, isn't the clear out message from the Indian Army that Pakistan should desist from their misadventures on border? If required, you are ready, sir. I said the surgical strikes were a message that we had communicated, and that if required, and if the adversary does not behave, then if we have to continue with these kind of activities and events, we will continue. But there are other ways of doing these things also. It did not take the same form. सर, अभी भी इन्फिल्ट्रेशन और साथ में जैसे आज पूरी मारे गए जो कि मिलिट्री ड्रेस में थे और उसके बाद लगातार बैट एक्शन की कोशिश, तो उस पर क्या कहना है, कितने प्रिपेयर्ड हम लोग इसको? देखिए, हम लोग तैयार हैं। इन्फिल्ट्रेशन जैसे आपको बताया जा चुका है, ये जारी रहेगा। सरहद के उस पार
जो आतंकवादी हैं वो तैयार बैठे हैं और हम भी उनके लिए इस तरफ तैयार बैठे हैं। वो इधर आएंगे, हम उन्हें रिसीव कर रहे हैं और रिसीव करके हम 2.5 फुट जमीन के नीचे उन्हें भेजते रहेंगे। तो आपने देखा किस तरह से भारतीय सेनाध्यक्ष ने न सिर्फ भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाने की बात की, बल्कि इस बात को भी स्पष्ट किया कि अगर पाकिस्तान अपनी नीति पर अड़ा रहा तो हम भी पाकिस्तान के भेजे आतंकियों को वहीं पहुंचाएंगे जहां उनकी असली जगह है। अब बात करते हैं ममता बनर्जी के तृणमूल कांग्रेस की। एक के बाद एक तृणमूल कांग्रेस को बड़े झटके लग रहे हैं क्योंकि पार्टी के बड़े नेता अब पार्टी को छोड़ते दिख रहे हैं, और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि तृणमूल कांग्रेस में एक ही नियम है, या तो ममता बनर्जी को आप पसंद हैं तो पार्टी में बने रहिए, और अगर आपको ममता बनर्जी ना पसंद करती हैं तो पार्टी में आपके लिए कोई जगह नहीं है। और ये बात मुकुल राय से सिद्ध होती है। हमारा डिसीजन है, क्यों हम चल रहा है, ये सब पूजा के बाद बोलेंगे। टीएमसी के वरिष्ठ नेता मुकुल रॉय का अचानक पार्टी छोड़ने का ऐलान ये बताने के लिए काफी है कि अब टीएमसी में भी बीजेपी की सेंध लग चुकी है। हालांकि मुकुल राय ने अभी बीजेपी का दामन थामने का ऐलान नहीं किया है और वो इन सवालों से बचते भी नजर आ रहे हैं, लेकिन मुकुल राय ने टीएमसी और राज्यसभा पद छोड़ने का ऐलान कर दिया है। इस्तीफे की वजह उन्होंने ममता बनर्जी के रवैये को बताया। Resign from the post of working committee today itself, and after puja I am going to resign from the post of member of parliament Rajya Sabha as a elected by All India Trinamool Congress. I have to resign, and the same date I will also resign from the प्राइमरी मेंबरशिप ऑफ ट्रिब्यूनल। ये हर कोई जानता है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी का कमल तेजी से आगे बढ़ रहा है। बीजेपी राज्य में अपनी पैठ बढ़ाने के लिए हर दांव खेल रही है। ऐसे में मुकुल राय का टीएमसी से जाना किसी बड़े झटके से कम नहीं है। टीएमसी के मुताबिक मुकुल राय पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल थे, लिहाजा टीएमसी में वो अलग थलग पड़ चुके थे। And for the last few years he is indulging anti-party activities and try to weaken the party within the party. The Trinamool Congress Disciplinary Committee have recommended punishment against Mukul Roy to the leader and the chairperson Mamata Banerjee, and accordingly Sri Mukul Roy has been suspended for 6 years from the party. हकीकत जो भी हो, लेकिन पश्चिम बंगाल की सियासत को जानने वाला हर शख्स जानता है कि वो कुछ दिनों पहले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से भी मिले थे। ऐसे में कयास लगने शुरू हो चुके हैं कि दुर्गा पूजा के बाद मुकुल राय बीजेपी का दामन थाम लेंगे। हालांकि बीजेपी के नेता अभी कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। मैं समझता हूं कि इस पर मैं कोई टिप्पणी करी उचित नहीं होगा। वो स्वतंत्र है अपना निर्णय लेने के लिए। तो क्या भविष्य में ये माना जाए यदि वो ट्राई करते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले? अभी हमारे पास कोई ऐसा प्रस्ताव पारित आया नहीं उनके पास, और जब आएगा तो जब विचार करेंगे। अभी तो कुछ भी करना जल्दबाजी होगी। एक वक्त था जब टीएमसी में ममता बनर्जी के बाद मुकुल रॉय पार्टी के सबसे बड़े चेहरे थे। मुकुल रॉय को ममता बनर्जी का बेहद करीबी और विश्वास पात्र माना जाता था, लेकिन पिछले कुछ वक्त से दोनों नेताओं के संबंध ठीक नहीं चल रहे थे। लेकिन अब वक्त का पहिया घूम चुका है। मुकुल रॉय ने टीएमसी को बाय बाय बोल दिया है और आने वाले दिनों में अगर मुकुल रॉय घर का भेदी बनते हुए बीजेपी के हथियार के तौर पर नजर आएं तो अचरज नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सियासत है और यहाँ कब कौन कहाँ पाला बदल ले ये कोई नहीं जानता। कोलकाता से देवजानी चौबे के साथ टीम न्यूज नेशन। सुप्रीम कोर्ट की संविधान की पीठ के द्वारा पारित कोई फैसला और उसके खिलाफ कोई खड़ा हो, क्या आप इस बात पर यकीन कर सकते हैं? लेकिन 3 तलाक के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक बेंच के द्वारा पारित फैसला, उसका ऐसा लगता है कि कोई मान ही नहीं है। तमाम ऐसी खबरें आ रही हैं जो 3 तलाक को सिद्ध करती हैं। आज भी लोग एक साथ 3 तलाक देकर अपनी पत्नी से अपना पीछा छुटा रहे हैं। महिला अधिकारों के हनन का इससे बड़ा मामला और क्या हो सकता है? सबसे बड़ी बात तो यह है कि पूरा का पूरा अल्पसंख्यक समाज इस बारे में चुप्पी साधे बैठा है। अगर यही बात बहुसंख्यक के साथ होती तो न जाने कितनी आवाजें उठ रही होती कि बहुसंख्यक समाज सुप्रीम कोर्ट की बातों को सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन जहां अल्पसंख्यक समाज की बात आती है, किसी कोने से कोई आवाज नहीं आ रही। इससे ज्यादा बड़ी अवमानना की बात
और क्या हो सकती है। अफसाना के आंसू बयां कर रहे हैं कि देश में अभी 3 तलाक थमा नहीं है। कोर्ट के आदेश को दरकिनार कर अब भी महिलाओं की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जोधपुर की अफसाना के साथ यही हुआ। उसके पति ने तो फोन पर ही 3 बार तलाक कहकर पत्नी से रिश्ता तोड़ दिया। उसने कहा था मैं तुम्हें से 3 बार बोलता हूँ तलाक तलाक, मैंने दूसरी शादी करूंगा, दूसरी शादी करूंगा, बस तुम्हारे साथ मुझे कोई रिश्ता नहीं, मुझे पसंद ही नहीं तुम तो। 8 साल पहले अफसाना की शादी मथानिया के आमीन उर्फ मुन्ना से हुई थी। शादी के बाद उनके 2 बच्चे भी हुए, लेकिन आरोप है कि शादी के बाद आमीन दहेज को लेकर अफसाना को परेशान करने लगा। 2 साल पहले अफसाना पति का घर छोड़कर मायके भी आ गई थी। उसके 2-4 साल बाद उन्होंने इनको परेशान करना शुरू कर दिया, दहेज की मांग करना फिर शुरू कर दिया, बार बार उसको साथ मारपीट करना शुरू कर दिया, उसको जलाने की भी कोशिश की थी। वहीं इस मामले को लेकर सामाजिक और महिला कार्यकर्ताओं ने चिंता जताई है और इसे रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई की मांग की है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि 6 महीने का इंटरिम पीरियड देते हैं लॉज बनने के लिए, लेकिन ये इंटरिम पीरियड में कुछ इस किस्म के लॉज बनना चाहिए इमीडिएट, कि अगर इस किस्म का एक्शन कोई आदमी ले और ट्रिपल तलाक प्रोनाउंस करे तो उसको पनिशमेंट इमीडिएटली दे देना चाहिए। बता दें कि इसी साल अगस्त में 3 तलाक के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए इसे असंवैधानिक करार दिया था। यानी कोर्ट ने 3 तलाक पर पाबंदी लगा दी थी। लेकिन कोर्ट के निर्देश के बावजूद इस तरह की घटनाओं का सामने आना वाकई परेशानी बढ़ाने वाला है, समाज के लिए भी, सरकार के लिए भी और देश के लिए भी। टीम न्यूज़ नेशन।